नाजरीन आदाब, आलमी मंज़िल स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाजरीन, आज मसला वही जिससे हम लेकर कई बार यहाँ बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, सवाल कर चुके हैं, यानी कि सीरिया और सीरिया के हालात। लेकिन इस बार ज़रा अलग नज़रिए से, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा में अमन बहाली को लेकर बात होने जा रही है। सीरिया में अमन बहाली कैसे, वहाँ पर पीस आए, पीस कीपिंग टॉक्स इसी को लेकर होने वाली हैं 11 अप्रैल यानी कि कल, और उसी को लेकर आज हम ये बहस कर रहे हैं, बात करेंगे, सवाल करेंगे अपने मेहमानों से। आखिरकार जब हाथों में हथियार हैं, बम हैं, गोले हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो किस तरीके से अमन सीरिया की ज़मीन पर आएगा और इस अमन की कीमत क्या होगी, उस अमन की तस्वीर कितनी लंबी खिंचेगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने मकसद के लिए सीरिया की ज़मीन पर लड़ रहा है। न वो जो सीरिया में रहता है, बल्कि वो लोग जो सीरिया के बाहर भी बैठे हैं, सबके अपने अपने मकसद, ज़ाती मफाद हैं, और जिसकी वजह से सीरिया की ये आज हालत हम आप सब देख रहे हैं। तो क्या सीरिया में अमन आ पाएगा? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि 2.5 लाख जानें सीरिया में अभी तक जा चुकी हैं। खाना जंगी जब से 2011 से शुरू हुई, और 40 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। वो कैसे वापस आएंगे? उनके लिए क्या सूरत की बनाई जाएगी? किस तरीके की एक सड़क ऐसी तैयार की जाएगी कि लोग अपने घरों को वापस आ सकें इस इत्मीनान, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हाँ, वापस आने के बाद उनके साथ वो नहीं होगा जिस कंडीशन में उन्होंने अपने घरों को छोड़ा था। आज इसी सब पर हम बहस करेंगे, बात करेंगे अपने मेहमानों से, और उन सबसे तारुफ करवा दें जो पैनल में मौजूद हैं। पीके सहगल साहब हैं, दिफाई मामलों के जानकार हैं हमारे साथ मौजूद। साथी कासिम सैयद साहब हैं, एडिटर इन चीफ हैं रोज़नामा खबरें के, और ये हमारे साथ मौजूद। जाहिर सी बात, सवाल जवाब में और इनसे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आलमी मामलों के जानकार हैं। तो इन सारे मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार सीरिया में अमन आएगा, कैसे आएगा, उसकी कीमत क्या होगी, क्या जो हम सब देख रहे हैं वो वाकई आ पाएगा ज़मीन पर, या सिर्फ ये कोशिशें हैं, इनकी आड़ में भी बहुत कुछ चल रहा है। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद सवाल जवाब। तो 11 अप्रैल यानी कि कल जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से सीरिया में अमन बहाली की नई राह खोजी जाएगी। कल इस बात की कोशिश की जाएगी कि कैसे 2011 से खाना जंगी का सियाह मैदान बना सीरिया अमन की उजली सुबह देख सके। और शायद कोशिश इस बात की भी होगी कि अमन का एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिस पर यकीन करके सीरिया में अपने घर छोड़कर यूरोप में ठोकरें खा रहे लगभग 40 लाख लोग वापस अपने वतन सीरिया लौट सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि सीरिया में लोगों के हाथ में रोटी भले ही ना हो, लेकिन हथियार सबके हाथ में है, कहीं किसी को मारने के लिए तो कहीं किसी से खुद को बचाने के लिए। तो ऐसे हालात में सीरिया में अमन की सूरत क्या होगी और उस सूरत की शर्त क्या होगी? अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अमन बहाली की कोशिशों में लगे स्टीफन दी मिस्तूरा को उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात से सीरिया में जल्द ही अमन की कोई ठोस शुरुआत हो सकेगी। उधर 13 अप्रैल को सीरिया में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लिहाजा सीरिया की बशर अल असद हुकूमत के ओहदेदार 14 अप्रैल को जिनेवा पहुंच सकते हैं। खाना जंगी की कोख से पैदा हुई दहशतगर्द तंजीम दाइश यानी कि ISIS ने भी इस्लामी हुकूमत के नाम पर मुसलमानों की लाशों के ढेर लगा दिए। उसने सीरिया की हवा में वहशत का इतना बारूद घोला कि वहां अमन की सांस तक लेना मुश्किल हो गया। हालांकि अब दाइश की पकड़ कुछ कमजोर हो रही है। सीरिया की फौज ने कुछ शहर वापस अपने कब्जे में लिए हैं और अब वो अलेप्पो शहर पर वापस पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन असद हुकूमत के बागियों के हाथों से हथियार अभी छूटे नहीं हैं। दाइश ने भी दमिश्क के करीब से 250 मजदूरों को अगवा कर हार न मानने का एहसास कराया है। उधर रूसी फौज वापस घर जा चुकी है। तो फिर सीरिया में अमन आएगा कैसे, और उस अमन की उम्र क्या होगी, और इसमें अमेरिका और रूस का रोल क्या होगा? सवाल ये भी है कि सीरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका है, शहर खंडहर बन चुके हैं, बंदूकें, तोपें और जंगी तैयारे लगातार आग उगल रहे हैं। ऐसे में सीरिया का मुस्तकबिल क्या होगा? तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देखी और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पीके सहगल साहब से। सहगल साहब, क्या आखिरकार पॉइंट्स होते हैं जो नज़र में रखे जाते हैं यूनाइटेड नेशंस जब कहीं पीस कीपिंग टॉक्स की बात करता है, और क्या कुछ वहाँ पर ऐसे हालात होने चाहिए? क्योंकि अभी हम देखें अगर सीरिया की, तो वहाँ सबके हाथों में हथियार हैं। अमन कैसे आएगा सीरिया में? देखो, यूएन जब
किसी भी जगह में पीस कीपिंग के लिए कोशिश करता है तो बहुत चीज़ें ध्यान में रखी जाती है जी। सबसे पहले कि कौन सी डिस्प्यूटिंग पार्टीज है। इसमें जो दो बड़ी पार्टीज हैं वो एक बाथ पार्टी है जिसका हेड है उनके जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, और दूसरी है सीरियन अपोजिशन। फिर मॉडरेटिंग कौन है, इसमें जो मॉडरेटिंग है अरब लीग है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, रशिया है और सीरिया के जो पीस एनवॉयज हैं। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। टर्की जुड़ा हुआ है, ईरान जुड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया जुड़ा हुआ है और सऊदी अरेबिया के नीचे आज 34 देशों का एक गठबंधन है। ये तमाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है। साथ ही साथ सीरिया के जो बहुत बड़े पैमाने पर 40 लाख लोग छोड़ के चले गए, 2.5 लाख लोग मारे गए, 1/3 ऑफ सीरियन बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो इस वॉर से बुरी तरह से पीड़ित हैं, अफेक्टेड हैं। इन सब को ध्यान में रखा जाएगा। इस बारी ये अमन की कोशिश तीसरी बारी कर रहा है यूनाइटेड नेशंस। पहले जिनेवा 1 जो 2012 में शुरू हुआ था, उसमें शर्त रखी गई थी कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं असाद, उनको हटना लाजमी है। ठीक। इसका अपोजिशन ने, बाथ पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया, उसे टॉक वहीं की वहीं फेल हो गई। फिर 2014 में दोबारा कोशिश हुई, अगेन शर्तें थी, अगेन कुछ नहीं बना। अभी 2016 में तीसरी बारी कोशिश की जा रही है। इस बारी मार्च में भी एक कोशिश की गई। मार्च में भी कोशिश की गई। इसमें कोई बड़े पैमाने पर शर्त नहीं है। ठीक है। ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। नहीं, और वहां 13 तारीख को पार्लियामेंट इलेक्शन भी है। इलेक्शन सीरिया में जरूर है। जो वहां पर से ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के सीरिया के, वो यूनाइटेड नेशंस में 14 अप्रैल को जाकर हाजिरी देंगे, इस पूरे मामले पर बैठेंगे जो कुर्सी पर। इस बारी बहुत बड़े पैमाने पर सक्सेस की उम्मीद है, क्योंकि जो दुनिया की दो महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका इसको को चेयर करेंगी। ठीक है। और क्योंकि दोनों इस समय दोनों का मुद्दा एक ही है कि सीरिया में हर हालत में पीस को लाया जाए, क्योंकि सीरिया की में जो वॉर हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है। कासिम सैयद साहब, ये जो अब कोशिशें हो रही हैं इसे किस नज़र से देखते हैं? अभी जॉन कैरी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत पॉजिटिव रोल रहा है रूस का ईरान और सीरिया में, जो भी इस वक्त हालात हैं। पॉजिटिव का मतलब हम समझ सकते हैं, ये वही अमेरिका है जो रूस के लिए कहता रहा कि उन्होंने हमारी जो एडेड पार्टीज़ हैं उन सबको अटैक किया है, बॉम्बार्ड किया है, ना कि, और उन्होंने सिर्फ असद को मजबूत किया है, ISIS पर हमला नहीं। अब वो कहते हैं कि पॉजिटिव रोल अपना प्ले किया है रूस ने ईरान और सीरिया में। ये बदली हुई चाल है, और इस सब के बीच क्या सीरिया की कुछ तस्वीर बदलेगी? अमेरिका का हम दखल देख चुके, रूस का भी देख चुके। जी आदिल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में रूस ने अपना, जिस तरह से किसी फिल्म में गेस्ट रोल होता है किसी का, इसी तरह से रूस ने अपना गेस्ट रोल अदा करके वापस चला गया। और जो उसके दमदार वाला, जी बिल्कुल दमदार वाला, यानी कभी कभी गेस्ट रोल भी हीरो पे हावी हो जाता है। तो इसी तरह से उसने अपना रोल अदा किया। उसके जो टारगेट थे उसने उसको पूरा किया। पहले वो बशार असद को हटाने का हामी नहीं था, लेकिन अब रूस भी उसको हटाने का हामी हो गया है। अच्छा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और रूस के दरमियान जब तक मफादात का टकराव रहेगा, हमारे सहगल साहब ने कहा कि इससे बहुत उम्मीद है। मैं समझता हूँ जब तक इन दोनों के मफादात एक सतह पर आकर यकसा नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक किसी भी तरह की अमन की उम्मीद रखना बेकार होगा। इसके अलावा जो इसके दूसरे जूनियर खिलाड़ी हैं, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया, ईरान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, और फिर जो इनके साथ जो मुल्क लगे हुए हैं, जैसे ईरान के साथ हिजबुल्लाह है, इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी तंजीमें, ISI है, उसको भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। एक बात जो सवाल अभी मैंने पूछा कि अमेरिका ने कहा कि रूस ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। पुतिन का भी हम 2 हफ्ते पहले बयान सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौज वापस बुला रहे हैं सीरिया से, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो बहुत हद तक पूरा हो गया सीरिया में। इन दोनों बातों का मतलब क्या? और आप जो कह रहे हैं कि असद को अब हटाने के लिए रूस भी हामी भर चुका है अमेरिका के साथ, ये भाई इराक का मामला आपके सामने है। ठीक, इराक में सद्दाम हुसैन के पीछे रूस खड़ा हुआ जाके। ठीक, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? जब रूस के मफादात का तायुन हो गया, उनकी उसको श्योरिटी मिल गई कि नहीं भाई आपके मफाद इसमें रहेंगे, तब जाके वो सद्दाम का के साथ जो कुछ हुआ सो हुआ। यानी कि रूस सीरिया में एक सेटलमेंट करने, बिल्कुल सेटलमेंट करेगा। सेटलमेंट हो गया है बिल्कुल। अब उसे बशार असद से कोई दिलचस्पी नहीं है। के बयान को इसी से देखें, अब बशार असद से उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी सरकार आएगी या जो कुछ भी वहाँ होने वाला है,
आगे चलकर, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इन दो बड़ी ताकतों का अपना खेल पूरा ना हो जाए होंगे। ठीक है मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, जो सीरिया आप देख रहे हैं और जो सीरिया के लिए कोशिशें देख रहे हैं, मैं छोटा सा सवाल उस पर लेता हूँ, वो कोशिशें आपको कितनी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं और आने वाले वक्त में या इसी 2016 में हम और 2017 तक कुछ सीरिया में तब्दीली देखेंगे? आदिल, बड़ा सख्त सवाल है और जैसा कि मेरे सहाफ़ी भाई ने कहा, इनकी जो बातें, इनके तजुर्बात और इनकी जो सोच है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। सही कहा होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, मगर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जी। अरब में एक जुमला बोला जाता है वतन के लिए कि हमारी ज़मीन हमारी मिट्टी, और एक जुमला बोला जाता है वतन अल अरबिया, मतलब जितने अरबी बोलने वाले मुल्क हैं वो सारा हमारा वतन का हिस्सा हैं। ठीक। जब तक ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर मजबूत नहीं होगा, अरब का कोई मुल्क ना सुकून से रह सकेगा और ना गैर अरबी मुल्क उन्हें सुकून से रहने देंगे। बहुत सिंपल सा मामला है। अब घर में चोर आया, सवाल ये है कि किस दरवाजे से आया, किस खिड़की से आया, किस दरवाजे में ताला कच्चा था या किस दीवार में सेंध लगाई, ये एक बहुत अलग मसला है। मसला सिर्फ मैं अगर कम लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि दीवारें बहुत कमज़ोर हैं, कोई भी कहीं से घुस सकता है और घुसने वाले की नीयत कभी अच्छी नहीं होती। दरवाज़ा तो हम खुद खोलते हैं उनको आने के लिए, चोर के लिए दरवाज़ा खुद खोला जाता है कि आइए आइए तशरीफ लाइए, लूट के ले जाइए जो कुछ भी है आप। ठीक है, दरवाजे बंद कैसे किए जाएं इस पर सवाल लेना होगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का और फौरन हाजिर होते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका, बढ़ते हैं आगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फिर से पीके सहगल साहब से अगला सवाल ये है। सहगल साहब, जिस तरीके से हम सीरिया को देखते आए, लगातार बम गोले बारूद वहाँ पहुँचते रहे, रोटियाँ नहीं पहुँची। ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एक इलाका है जिसकी मैं बताऊँ, दराया करीब ही है, बड़े शहर सीरिया से ज़्यादा दूर नहीं, दराया में 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस की मदद का एक दाना तक नहीं पहुंचा, और उसके बाद अमन लाने के दावे, ये बात समझ के परे है क्या इसमें बशर अल असद की जो हुकूमत है उसकी कारगुजारियाँ शामिल हैं, या पहुँचने नहीं दी जा रही, या सिर्फ ऐलान हो रहे हैं और पहुँचाई नहीं जा रही हैं? मदद, लोग भूख से तड़प रहे हैं लेकिन गोलियाँ और बम ज़रूर बराबर पहुँच रहे हैं, और इसका फ़ायदा बहुत सी बड़े बड़े मुल्कों की बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हाँ, यूनाइटेड नेशन फंड्स दे सकता है, एड दे सकता है, अनाज दे सकता है, लेकिन उनको पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत भी सही होनी चाहिए। ठीक है, उनके पहुंचाने वालों की नीयत सही नहीं थी, वो किसके हाथ गया, किसको उसका फ़ायदा हुआ, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन जिन लोगों के पास वो धन जाना चाहिए था, जिन लोगों के पास वो खाद्यान्न जाना चाहिए था, उनको नहीं मिला। दैट इज़ अ फैक्ट। तो यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग करने में नाकाम रहा। यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग करने वाले कोई भी नहीं थे, क्योंकि इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए दोनों साइड्स को कबूल करना है कि ये मॉनिटर्स हैं। ठीक है, आप अगर कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते मॉनिटर्स को, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी सर्वाइवल की गारंटी नहीं कर सकते, तो मॉनिटर्स कैसे काम करेंगे? तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं पीस कीपिंग टॉक के बाद वहाँ पर अमन के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए दोनों जो तरफ से लोग हैं वो राज़ी हो जाएंगे? एक इंटरनेशनल सीरियन सपोर्ट ग्रुप को तैयार किया गया है जो सीज फायर की मॉनिटरिंग जो है उसके लिए हर प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, ये दोनों साइड्स ने एश्योरेंस दी है और एक्सेप्टेंस दी है, और रूस और अमेरिका दोनों इसकी गारंटी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बिना ये संभव नहीं है। उधर सीरियाई फ़ौज के जो कब्ज़ा इलाके हैं वहाँ भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं है कि जो दाइश के कब्ज़ा वाले इलाके हैं उनमें ही हालत ख़राब है, फ़ौज के अंडर जो इलाके हैं उनमें भी हालत ख़राब है, क्योंकि इतनी बड़ी बमबारी हो रही है, सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गए हैं, सारी सड़कें ख़त्म हो गई हैं, पगडंडियाँ टूट गई हैं। तो आपके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट फौज के लिए तो है, लेकिन आम जनता के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो 40 लाख लोग वहाँ से चले गए हैं, वो इसी को निगाह अपने आप को बचाने के लिए भी वहाँ बेहतर नहीं है जहाँ वो गए हैं। हम अगर बात करें पनाह गुज़ीनों की जो यूरोप की तरफ चले गए, उनकी ज़िंदगियाँ किस तरीके से अब और ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही हैं, क्योंकि एक तो उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कुछ गलत लोग भी गए पनाह गुज़ीनों में माइग्रेट करके, उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। दूसरे जिन मुल्कों में गए वहाँ के लोग कह रहे हैं यार ये तो हमारे खाने कमाने के जो
मौके हैं उनको हथिया लेंगे और हमें लाले पड़ जाएंगे। तो इस हालात में उन पनाह गुज़ीनों का क्या होगा? अगर चलिए अमन आ भी जाता है सीरिया में तो उनके लिए कितनी मुश्किलें उनकी आसान हो जाएंगी? मुझे लगता है अगर अमन आता है तो कोई भी इंसान चाहे वतन छोड़ के किसी भी रीज़न से बाहर गया हो, अगर उसे अपने घर अपनी ज़मीन पर वो ज़िंदगी वापस मिलती है, 50% भी उस लेवल पे नहीं जितना वो सोच रहा है, उससे कम पे भी मिलती है, तो हर आदमी वतन वापस आना चाहता है। और अरबी खित्ते का रहने वाला मुझे लगता है अपनी भाषा, अपने पहनाव और अपनी समाजी ज़िंदगी का जो वो एक आदी बना हुआ होता है, वो किसी दूसरी जगह बहुत जल्दी फिट नहीं हो पाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इलाके में ही रहे और अपने इलाके से ही वाबस्ता रहे। तो मैं समझता हूँ अगर ये कोशिश सही है, और इस कोशिश में देखिए जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन सिर्फ मदद भेज सकती है, इम्प्लीमेंट कराना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, तंजीमों को ज़रूर अपॉइंट कर सकती है कि आप हमें रिपोर्ट दें। मुझे लगता है सबको साथ मिलना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हादसा होने के बाद जब एम्बुलेंस में किसी मरीज़ को अस्पताल में लाया जाता है तो हर अमले का, हर मैदान का, हर आदमी इस कोशिश में रहता है कि मरीज़ तक इलाज जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि बशर अल असद पूरी तरीके से नाकामयाब रहे? कुछ इलाकों में उनके दाइश ने पूरी तरीके से हमले कर रखे थे, कब्ज़ा रखा था, दूसरी तरफ उनके बागी भी उनके लिए मुसीबत सरदर्द बने रहे, और जाहिर सी बात है यही खाना जंगी की वजह भी थी। लेकिन जहाँ उनका कब्ज़ा भी था, जहाँ उनकी फ़ौज का भी कब्ज़ा था, वहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, वहाँ भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, मैं आपको इसमें बहुत ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूँगा कि हम इंसान, हमारे जिस्म में कोई फतिंगा या कोई कीड़ा या कोई चीज़ भी अगर दाखिल हो जाती है तो हम बेचैन से हो जाते हैं। आप सोचिए कि किसी के मुल्क में एक पूरा आतंकवादी गुट दाखिल हो जाए और हम ये सोचें कि वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, वो चैन से बैठा है या सो रहा है। मेरे ख्याल से ये बहस का ये रुख ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ नहीं, मतलब असल में वहाँ भी दवाइयों का और खाने का बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमी थी। ऐसा मतलब जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हो सकती थी, आसाइशों की बात नहीं हो रही। असल में उसका इसकी मैं बस एक जुमला जोड़ना चाहता हूँ, चूँकि गवर्नमेंट की तवज्जो सबसे ज़्यादा अपनी हुकूमत के बका की तरफ थी, ठीक, इसलिए जो दूसरी तरजीहात थी वो उसके समंदर में चले बच जाए, इस पर पूरा उस पर ज़्यादा जोर था, फोकस ज़्यादा, और वो एक मजबूरी भी होती है। अगर हुकूमत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो अब सबसे पहले तो उनको अपनी बका की जंग लड़नी है, लेकिन बका की जंग के साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि अपनी शहरियों तक बुनियादी ज़रूरतें पहुँचाए। ठीक है, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से वक्फे का। ये पूछेंगे ज़रूर कि बशर अल असद ने जिस तरीके से हुकूमत को नहीं छोड़ा वो वाकई, भले और सारी चीज़ें उनमें ख़राब हों, एक तारीफ़ के काबिल बात ये भी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मज़हर स्पेशल के लास्ट सेगमेंट में, और सवाल जवाब फिर से अपने मेहमानों से हम शुरू करते हैं। छोटे सवाल होंगे। कासिम सैयद साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके से हम इराक़ में देखें तो हुकूमत छोड़कर उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा सद्दाम हुसैन को, लीबिया में गद्दाफ़ी भी बचे हुए घूम रहे थे, लेकिन बशर अल असद कहीं ना कहीं सख्त रहे। उनकी सख्ती की वजह कुछ फैक्टर्स थे, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, ईरान हो। अब ये जो इंतखाबात हो रहे हैं या ये जो अमन लाने की कोशिश हो रही हैं, उसके बाद भी बशर अल असद तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे अपना तख्त। उसके बाद फिर बशर का रोल क्या होगा, और उस सब में जिन्होंने उस दौर में मदद की बशर अल असद की, फिर उनका कितना, वो अपना कितना मफाद सामने रखेंगे, उनका क्या रोल होगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जो इस जंग के छोटे खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी तरह का कोई पीस फार्मूला तय पाता है तो उनके मफादात को भी कहीं ना कहीं रखा जाएगा, ताकि आगे चल के वो अमन को सबूताज ना कर सकें। क्योंकि उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो ताकतें उस खत्ते की बड़ी ताकतें हैं, जैसे तुर्की है, रूस है। तुर्की की तो शायद सरहदें भी उससे जो है काफ़ी मिलती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बशर अल असद साहब ख़ुद तैयार हुए हैं अपोजिशन से बातचीत करने के लिए, मखलूत हुकूमत बनाने के लिए। उसके अब वो क्यों तैयार हुए हैं उसका भी एक पस मंज़र है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अमन की पटरी पे शाम बहुत जल्दी आने वाला है, और बशर अल असद को हटाना भी शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह कौन लेगा वो उससे ज़्यादा बड़ा मसला होगा। ऑप्शन नहीं दे पाए, ज़्यादा बड़ा मसला होगा। अमेरिका के साथ फेलियर यही रहा कि ना वो लीबिया में ऑप्शन दे पाए बेहतर,
सब्स्टिट्यूट नहीं दे पाए, ना ही वो इराक में दे पाए, और उसकी वजह से क्या तस्वीर है वो शायद हम देख इसीलिए रहे हैं। इराक के तजुर्बे से फायदा उठा के वो फूक फूक के कदम रख रहा है। ठीक है, मैं अगर फौज के नज़रिए से पूछूं तो फौज के सामने क्या दिक्कतें होती हैं एक जंग के आलम से, सिविल वॉर जहां पर हो रही हो, उसके बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर अगर अमन की बात हो रही हो, अमन अगर आ जाए उसकी बातचीत शुरू, तो फौज के सामने क्या दिक्कतें होती हैं फिर वहां पर, क्योंकि घर घर में हथियार तो मौजूद होते हैं, ये बात तो सही है। सबसे पहला तो बहुत बड़े पैमाने पर फौज को रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है। आपका जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है उसको दोबारा कायम करना पड़ेगा, सड़कों को कायम करना पड़ेगा, पुलों को दोबारा बनाना पड़ेगा, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको जो वेपन्स लोगों के पास में उनको इतनी आसानी से वापस नहीं ले सकेंगे, आप कोशिश करेंगे लेकिन इतनी आसानी से मिल नहीं सकेंगे। वो अपने आप को सिक्योर एक वक्त तक महसूस कर ही नहीं पाएंगे। वो जब तक उनको 100% गारंटी नहीं हो जाती कि पीस वास्तव में आ गई है और उनके निजी जीवन के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तब तक कोई अपना हथियार देने वाला नहीं है, तब तक तो हथियार रखेंगे। लेकिन फौज का बहुत बड़ा रोल है और वो रोल को निभाने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन लाजमी है। इस बारी रूस भी और अमेरिका भी वो गलती नहीं करना चाहता जो उन्होंने इराक में किया और लिबिया में किया, और इराक में जो गलती की और सीरिया में गलती हुई उसी की वजह से ISIS आया है। इस बारी वो यकीन करना चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी वैक्यूम ना हो और जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है वो ऐसा रिजल्ट होना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, ठीक। और एक स्ट्रॉन्ग इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वजह से कोई एक और क्राइसिस ना हो वहां पर। और हाँ, और जहाँ तक असाद का ताल्लुक है, मोस्ट लाइकली असाद को असाइलम दे दिया जाएगा रशिया के अंदर। ठीक जैसे है। कि आप देखें, मुशर्रफ आए, शरीफ आए, सऊदी अरेबिया ने उनको असाइलम दिया जब जब उनको चाहिए था, इसी माफिक रशिया उनको असाइलम देगा। ठीक है। लेकिन इनिशियली जैसे कि अभी अपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देश में एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने के लिए टेम्परेरीली असाद का वहाँ रहना लाजमी होगा। मेरा सवाल रिजवी साहब आपसे है कि वो लोग, अभी पनामा लीक्स का बड़ा हल्ला चल रहा है पूरे दुनिया में इस वक्त और लगातार उस पर हर मुल्क में बवाल चल रहा है, उसमें पैसा लगाने वाले लोग, पैसे उनके भी इस पूरी वॉर में, सीरिया में लगे, इस जंग में लगे, और उनके अपने ज़ाती मफाद थे, पैसा लगाते हैं वो बड़े फ़ायदे के लिए। ऐसे लोग क्या रुक जाएंगे? क्योंकि जो अपना फ़ायदा देखते हैं उन्हें इससे मतलब नहीं है किसका खून बह रहा है, उनके घर दूध बह रहा है नहीं बह रहा, वो ये देखते हैं। ऐसे लोगों पर क्या नकेल लगाने के लिए भी कुछ किया जाएगा? क्योंकि हम मान लें कि चलिए यहाँ अमन आ जाएगा, लेकिन और भी मुल्क हैं जहाँ अपने अपने मसलों को लेकर लोग नाराज़ हैं अपनी हुकूमतों से, ये आग वहाँ भी लग सकती है। मुझे लगता है आदिल, देखिए जैसे अभी भाई ने कहा था एक जुमला, और जब कैमरा आपका शुरू नहीं था, कि साहब जंग तिजारत ही है और सब लोग अपने अपने नज़रिए से किसी होने वाली जंग को देखते हैं। आपने देख लिया कि अमेरिका ने अरब को $47 बिलियन का असलहा सप्लाई किया। तो आप अगर इसकी पूरे प्लान को देखेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि होना तो ये चाहिए था कि जिन मुल्कों में जंग होने वाली हो, बड़ी ताकतें उनमें असलाह ही सप्लाई बंद कर दें कि ना असलाह होगा ना जाने जाएंगी, क्योंकि कुश्ती लड़के कोई कितना किसको मार लेगा और दौड़ के कौन किस शहर पे कब्जा कर लेगा। मगर ये अजीब दुनिया के मामलात हैं कि लोग अपने फ़ायदों को देखते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बशर सीरिया पर मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी सोच है कि जो सीरिया की सीरियन अवाम है, माइग्रेटेड अवाम नहीं, वो बशर को बहुत पसंद करती है। एक गलत फहमी ये भी है कि लोग बोलते हैं कि बशर शिया इस्नाशरी हैं, बशर एलेविट हैं, वो शिया नहीं हैं। और एलेविट का जो पूरा का पूरा इलाका है वो काफ़ी फैला हुआ है। मैं बहुत मजबूती से मानता हूँ कि रशिया, जैसा कि भाई ने कहा, रशिया उनको सपोर्ट कर रहा था और आगे भी करेगा। जहाँ तक रहा अमेरिका का सवाल, अमेरिका कभी कच्चे सौदे नहीं किया करता, वो सौदे जो उसे 20 साल तक फ़ायदे दें उन्हीं में साइन किया करता। दरअसल हम जहाँ से सोचना शुरू करते हैं वहाँ अमेरिका 20 साल पहले सोच चुका होता है। ऐसे तो यकीन हम सभी रखते हैं, हम आज सोच रहे होते हैं वो 20 साल पहले सोच चुका होता है। और इसी सोच का खेल है जो हम आज सारी तस्वीरें देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, चाहे वो सीरिया की हों, लीबिया की हों, इराक की हों। हम दरअसल वो सब देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, हम वो देख ही नहीं पा रहे हैं जो उस हकीकत के पार की हकीकत है, क्योंकि वो हकीकत हमसे छुपा ली जाती है। दाइश कहाँ से पैदा हुआ, दाइश कहाँ से पला बढ़ा, कहाँ से उसे फंड रेज हुए, कहाँ से उसको इतने हथियार मिले, ये किसी ने नहीं सोचा। वो हथियार चला रहा है, वो मार रहा है, ये सब दो सोच रहे हैं और देख भी रहे हैं। आखिरकार हम वो क्यों नहीं देखना चाहते जो दरअसल हमें वाकई देख लेना चाहिए सबसे पहले। और आज जो हम सीरिया देख रहे हैं, अगर हम सही वक्त पर सही चीज़ देख लेते तो ये सीरिया हमें नहीं देखना पड़ता। हम मतलब इंसान, हिंदुस्तान में बैठे लोग नहीं, दुनिया भर के इंसान, बशर अल असद
क्या होंगे आगे चलकर, सीरिया का मुस्तकबिल क्या होगा, ये हम यहाँ पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बड़ा आसान है, लेकिन उन सब के लिए बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी, जो वहाँ पर तरस रहे हैं दिनों से रोटी के लिए, जिनको ये नहीं पता वो शाम तक ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन सा बम आकर, कौन सी गोली आकर उनके बच्चे की या उनकी जान ले लेगी। कुछ लोग सीरिया पर अमन बहाली की बात भी करेंगे, उसका खैर मकदम भी करेंगे। देखिए ये दुनिया है और ये चलती रहेगी। फिलहाल हमारे चलने का वक्त आ गया है। आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड के साथ मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। आदाब।